नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हमारे साथ मिस्टर वरुण गोयल मौजूद हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटी मिरई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया से। और हम बात करेंगे आज मिरई एसेट स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो कि न्यू फंड ऑफर है। इसकी तमाम डिटेल्स आगे शो में आपके लिए लेकर आएंगे। कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या आउटलुक है स्मॉल कैप स्पेस पर, क्यों ये एनएफओ इस समय लेकर आए हैं, इन सब मुद्दों पर हम फोकस करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि इस समय मार्केट का मूड वरुण को कैसा दिखाई दे रहा है, कहाँ कंफर्ट है, कहाँ थोड़ी सी चिंता दिख रही है और यूजुअल स्ट्रैटेजी इस समय इन्वेस्टर की क्या होनी चाहिए। वरुण, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़ और कंग्रेचुलेशंस इस एनएफओ के लिए। और हम आगे बात करेंगे आपके इस एनएफओ के बारे में, लेकिन पहले तो मार्केट्स पर इस समय आपका करंट आउटलुक क्या है, क्योंकि हमने एक टर्बुलेंस मार्केट में देखी, थोड़ी सी चिंता ओवरसीज ट्रिगर्स को लेकर, डोमेस्टिक अर्निंग ग्रोथ को लेकर पैदा हुई और उसके बाद एक सेल ऑफ हमने देखा। ऑल्दो 2 सेशन से मार्केट थोड़ा संभल कर कारोबार कर रहे हैं, बट कैसे रीड करते हैं आप करंट मार्केट सिनेरियो को? धन्यवाद दीपाली, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप आपके व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, मार्केट्स में हर 4-5 साल के बाद एक 15 से 20% का करेक्शन का मौका आता है। अगर हम देखें तो 2016, 17, 18 बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छी रैली रही। उसके बाद करीब 1 से 1.5 साल का करेक्शन रहा। उसी तरह अगर आप देखें तो 2019 से 2024 तक बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ और बहुत अच्छी कंपाउंडिंग हमको देखने को मिली। अभी करीब 10 से 12 महीने से मार्केट में कंसोलिडेशन करेक्शन का फेज चल रहा है। FY25 का जो अर्निंग्स ग्रोथ है निफ्टी कंपनीज का, वो थोड़ा स्लो है। हमारा अनुमान है कि ये साल 0 से 5% का अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा। और नेक्स्ट ईयर FY26 से वी विल सी अर्निंग्स ग्रोथ धीरे धीरे रिकवर करते हुए और 10 से 12% जो कि हमारा 30 साल का एवरेज है, उसकी तरफ हम वापस जाएंगे। तो ये साल जो है ये कंसोलिडेशन करेक्शन का साल है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेक्टोरल इंडाइसेस करीब 10 से 15% ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं। क्या और 5, 7, 8% की जगह है? बिल्कुल ये संभव है। ये होगा कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखें तो करीब हमारा 19 टाइम FY26 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। 10 साल का एवरेज आपका 17-18 का है। तो अभी भी 5-7% का करेक्शन संभव है। या ये टाइम में होगा या प्राइस में होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से ये करेक्शन प्ले आउट कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे सिर्फ 10-15% का करेक्शन हुआ है, इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे कई स्टॉक 20, 30, 40, 50% तक करेक्शन देखने को मिला है। तो 2025 का जो साल है, ये एक साल है जिसमें आप अच्छे स्टॉक्स को ढूंढें, उसमें इन्वेस्ट करें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं और उसका फ्रूट आपको 2026, 27, 28 में देखने को मिलेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बाजार दे रहा है। अगले क्या कहते हैं 2 महीने में 4 बड़े इवेंट हैं। क्वार्टरली अर्निंग्स आई हैं, 1 तारीख को हमारा बजट है, 7 तारीख के आसपास RBI मॉनेटरी पॉलिसी है और 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रम्प का इनॉग्रेशन है। तो काफी इवेंट्स हैं और उसके अराउंड कुछ वॉलेटिलिटी संभव है, लेकिन ये एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मार्केट में दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए वरुण जी, आपने जैसे सम अप किया कौन कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेफिनेटली जो नियर टर्म इवेंट्स हैं उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रह सकती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल 2025 की बात करें, जैसे आपने अभी मेंशन भी किया, क्या ये साल रिटर्न बनाने के बजाय इन्वेस्टमेंट का साल होगा या फिर थोड़े बहुत रिटर्न्स इंडेक्स लेवल पर आ सकते हैं इस साल भी? देखिए, अगर जैसे मैंने बोला FY25 में अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा स्लो है, क्योंकि इकोनॉमी का जैसे आपने देखा Q2 का GDP ग्रोथ 5.5% आया। RBI का अनुमान है कि इस साल GDP ग्रोथ 6.4 के आसपास रहेगा। तो थोड़ा सा ग्रोथ में स्लो डाउन है। फर्स्ट 7-8 मंथ्स जो इस फिस्कल के रहे, उसमें गवर्नमेंट का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम हो पाया। अब हम देख रहे हैं कि ये एक्सेलरेट हो गया है। तो ये साल बारिश अच्छी हुई, रिजर्वॉयर लेवल अच्छे थे, हमें लगता है रबी क्रॉप अच्छा होगा, तो किसान के हाथ में पैसा मार्च, अप्रैल, मई के महीने से आने लगेगा। तो FY26 में GDP ग्रोथ भी इंप्रूवमेंट मिलेगा और अर्निंग्स ग्रोथ में भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो अगर मैं FY26 का व्यू लूं तो हमारा जो 11-12% का लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है, 11-12% अर्निंग्स ग्रोथ, 11-12% कंपाउंडिंग, ऐसा हमारा मानना है कि हमारा वही पैटर्न रिपीट करेगा। स्मॉल कैप, मिड कैप में जरूर आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और अगर आप इस साल इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 2, 3, 4, 5 साल का समय अच्छा रह सकता है।
ओके। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ से भी 5 से 7% नीचे आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स वो तो मार्केट ट्रेंड्स गोइंग फॉरवर्ड पता लगेगा, बट पॉसिबिलिटी उतनी दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो फिलहाल रिस्क पॉइज कर सकते हैं मार्केट के लिए? क्योंकि अगर अर्निंग्स की बात करें तो मार्केट में काफ़ी समय से मॉडरेट अर्निंग ग्रोथ की चर्चा ऑलरेडी हो रही है। क्या आपको लगता है कि अर्निंग ग्रोथ पूरी तरह से इन लेवल्स पे मार्केट में भी फैक्टर्ड इन नहीं है? और एक चीज़ और इसके साथ साथ आपसे समझना चाहेंगे, कौन कौन से वो सेक्टर्स या सेगमेंट्स हैं जहां पर अर्निंग रिस्क आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है? देखिए, मार्केट में जो लास्ट 10% का फॉल होता है उसको टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक साल से मार्केट, पिछले साल जनवरी फरवरी में मार्केट 22 से 30 हजार के लेवल पे था। हम फिर एक साल के बाद उसी लेवल के आसपास घूम रहे हैं। तो एक अच्छा टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है। क्या यहाँ से 5-7-8% संभव है, लेकिन वो होगा कि नहीं वो कहना बहुत मुश्किल है। जो अभी के ट्रिगर्स हैं, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आपको 4 ट्रिगर्स हैं, चाहे वो फॉरेन इवेंट्स हो, इवेंट्स इन यूएस, जो भी नई सरकार की पॉलिसी रहती है उसको देखना होगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स की जहां तक बात है, काफी हद तक डिस्काउंटेड है। हाँ, कुछ सेक्टर्स में हम लोग थोड़ा कॉशियस स्टैंड बनाए हुए हैं, जैसे कि चाइना में अभी भी स्लो डाउन है, तो ग्लोबल कमोडिटी एज अ स्पेस में शायद थोड़ा स्लो डाउन बना रहेगा। जो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स है, हमें लगता है यहाँ से उसमें अपटेक देखने को मिलेगा। 15 से 20 माइक्रो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहां अगले 3-4-5 साल के लिए अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 1 या 2 क्वार्टर के आप बोले स्लो ग्रोथ के बाद हमें लगता है उसमें आपको अपटेक जरूर मिलेगा और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। ओके। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक और आपसे राय लेना चाहेंगे, एफएमसीजी में डिमांड कंसर्न्स दिखाई दिए हैं, हमने प्रीवियस अर्निंग में भी देखा और हैमर भी हमने स्टॉक्स होते हुए देखे। थोड़े ब्राइट स्पॉट्स आईटी में, फार्मा में दिखाई दे रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर निकल कर आया है। ऑटोज ऑलरेडी चल चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हमने काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखे हैं। अब यहाँ से जो मार्केट रहेगा वो सेक्टोरल मार्केट रहेगा या सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा? हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ और डिसअपॉइंटमेंट्स रह सकती हैं। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर देखें, जैसे कि आईटी है, फार्मा है, केमिकल्स है, क्योंकि रुपी में हमने काफी अप्रिसिएशन देखा, 83 से ऑलमोस्ट 86 लेवल के आसपास हम आ गए। तो जितने भी एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिलेगा। उनकी मार्जिन्स में एक अच्छा क्वेश्चन रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से मिलेगा। काफी सारे डोमेस्टिक साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, चाहे कैपिटल गुड्स है आपका, चाहे रियल एस्टेट है, जिसमें 6 से 9 महीने का एक स्लो डाउन आपको देखने को मिल रहा था। हमें लगता है वहां से भी अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड आएगा। हमारा अनुमान है कि एक रेट कट फरवरी के महीने में आरबीआई जरूर करेगी और उसकी वजह से भी ग्रोथ को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो वो सेक्टर्स में भी आपका आउटलुक पॉजिटिव हो जाएगा। जहां तक एफएमसीजी का सवाल है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हमने देखा बहुत म्यूटेड अर्निंग्स ग्रोथ रहा। आई थिंक जैसे रबी क्रॉप अच्छा आएगा, एग्रीकल्चरल इनकम्स में इंक्रीज मिलेगा, आपको रूरल कंट्री साइड में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो काफी सारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो 6 महीने 12 महीने के स्लो डाउन के बाद अब यहाँ से बेटर ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मिरई एसेट स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो एक एनएफओ है यानी न्यू फंड ऑफर है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो प्रीडोमिनेंटली एज नेम सजेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स पर ही फोकस करेगा। और इस फंड को बेंचमार्क किया गया अगेंस्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के। जानकारी के लिए बता दें 10 जनवरी से ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 24 जनवरी को क्लोज हो रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली रिक्वायर्ड होगी वो 5000 के आसपास की रहेगी और जो रेगुलर ट्रेडिंग कमेंस होगी इस फंड में वो फरवरी 3 से कमेंस होगी। तो वरुण जी, पहले तो जानना चाहेंगे इस एनएफओ के बारे में ही, इस समय मार्केट में इस एनएफओ को लॉन्च करने के पीछे का आपका लॉजिक, आपका इन्वेस्टमेंट रैशनल है। देखिए, 3 आर्गुमेंट मैं आपके सामने रखूंगा। एक, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें, टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये करीब 20 साल से एग्जिस्टेंस में है और इसमें करीब 17% की कंपाउंडिंग 2004-5 से लेके 2025 तक देखने को मिली। तो अपने आप में इंडेक्स लेवल पे बहुत अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ, बहुत अच्छा रिटर्न्स हमको पिछले 20 साल में देखने को मिला। और हमारा अनुमान है कि भारत का जिस तरह से ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, कई सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगले 10 साल भी अच्छे रहेंगे।
दूसरा, अगर आप देखें जो क्लासिफिकेशन होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। 2019 में हमारा मिड कैप का जो रेंज था 101st टू 250th स्टॉक, वो करीब 9,000 करोड़ से 27,000 करोड़ हुआ करता था। आज यही डेफिनेशन स्मॉल कैप का है। तो जो हमारा स्मॉल कैप का डेफिनेशन है उसमें बहुत मीनिंगफुल चेंज हुआ है। जो हमारा रिस्क परसेप्शन है स्मॉल कैप का, उसको हमें जरूर बदलना पड़ेगा। और तीसरा जो पॉइंट है कि आपका अर्निंग्स ग्रोथ, अगर देखें कई सारे सेक्टर जो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेविंग स्पेस है, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकरेजेस, एक्सचेंजेस, चाहे वो केमिकल सेक्टर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग है फार्मा में, चाहे वो कैपिटल गुड्स है, इनका वेटेज स्मॉल कैप इंडेक्स में कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर ये सेक्टर अच्छा तेजी से ग्रो करेंगे तो हमें लगता है स्मॉल कैप इंडेक्स का अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 से कहीं ज्यादा रह सकता है। तो हम एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 50 स्टॉक्स का, जिसमें हमें 15 से 20% का अर्निंग ग्रोथ, 15, 16, 17% का आरओई, रीजनेबल वैल्यूएशंस, और हमें लगता है अगर हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं तो अगले 5, 10, 15 साल में अच्छी कंपाउंडिंग देखने को मिल सकती है। अच्छा वरुण जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उन्होंने सिग्निफिकेंट कंपाउंडिंग ट्रेंड्स ओवर पास्ट सो मेनी ईयर्स दिखाए हैं, और शायद यही वजह है कि आमतौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल होता है मल्टीपल टाइम मनी ग्रो होने का इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप्स। लेकिन रिसेंटली जिस तरीके की हैमरिंग हमने मिड कैप स्मॉल कैप्स में होते हुए देखी है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर था कि शायद अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप से, शायद यहाँ और करेक्शन आ चुकी है। ऑल्दो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 50-60% ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। अब क्या मिड कैप स्मॉल कैप से रीसेंट करेक्शन के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन फॉर्म हो रहा था कि अब शायद लार्ज कैप्स की तरफ स्विच करने का समय है, अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम मिड कैप स्मॉल कैप्स, और ऐसे समय में आप ये फंड लेकर आए हैं। तो क्या यहाँ पर अब आपके मुताबिक डरने की ज़रूरत नहीं है? करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि हमारा 13-14% का करेक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलरेडी पीक से हो चुका है। क्या और 5-7% हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लास्ट 5-10% करेक्शन टाइम करने का बहुत मुश्किल है। और हमारा मानना है अगर आप अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं और उसको समय दें। देखिए, स्मॉल कैप की सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको उसको टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो मैं बोलूंगा कि स्मॉल कैप में पैसा बनेगा कि नहीं, कि मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल का व्यू लेकर आए हैं, अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए 5, 10, 15 साल के लिए कंपाउंड वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में ये करेक्शन के बाद बहुत अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी बन रही है। हालांकि वरुण जी, आपने खुद ही मेंशन किया कि अर्निंग ग्रोथ, आरओई, कैपिटल एफिशिएंसी किस तरीके की है कंपनीज के, उस बेसिस पे आपने उन कंपनीज का चुनाव किया है और तभी आपने फंड कॉन्स्टिट्यूट किया है उन कंपनीज के साथ। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव समझना चाहें इस फंड का तो वो क्या रहेगा? कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करेगा, बताइए। देखिए, स्मॉल कैप का हमेशा ऑब्वियसली रिस्क रिटर्न पैराडाइम में ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आता है। इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टर्स 1 साल 2 साल का व्यू है उनके लिए फंड नहीं है। जो वेल्थ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से बाजार में है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन, उनके लिए फंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हमारा ये मानना है कि अगर आप छोटी कंपनी जैसे फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, आपका जो स्मॉल कैप का आज का डेफिनेशन है 32,000 करोड़ से नीचे तक 1000 कंपनी जो है वो 2700 करोड़ की मार्केट कैप की है। तो ये करीब 750 कंपनीज में से हम लोग 50 प्लस माइनस अ फ्यू नेम्स उनका एक अच्छी कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। फोकस यही है कि वो कंपनीज, वो सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे केमिकल सेक्टर है, केपिक्स है, रियल एस्टेट स्टोरीज हैं, आपका केमिकल सेक्टर है, आपके फास्ट ग्रोइंग ऑटो एंसिलरी कंपनीज, बैटरी केमिकल रिलेटेड कंपनीज, आपका रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, काफी सारे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी में जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे अगले 2-3-4 साल अच्छा रह सकता है। तो इन कंपनीज का चुनाव करके जिसमें कैपिटल एफिशिएंसी अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है और रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, हम उसका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये अगले 3-4-5 साल में अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करें।
तो कुछ सेगमेंट्स का तो आपने जिक्र किया ऑलरेडी अभी अपने जवाब में वरुण जी, लेकिन टू बी प्रिसाइज समझना चाहें तो किन किन सेगमेंट्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल दिखाई दे रही है? अगर हम स्मॉल कैप सेक्टर की बात करें, केमिकल्स का आपने अभी जिक्र किया, कुछ और सेगमेंट्स आपने अभी सजेस्ट किया, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस आपकी समझना चाहें तो वो कहाँ कहाँ है? देखिए, कई सारे सेगमेंट्स हैं इंडिया में जिसमें आपको नए सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जिसमें अगले 5 साल 10 साल के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे हम बहुत बड़ा एक एनर्जी ट्रांजिशन देख रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसका पूरा कंपोनेंट इकोसिस्टम है। इंडिया में बहुत बड़ा पावर केपेक्स हो रहा है जो जनरेटिंग कंपनीज नहीं बल्कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी अच्छा कर रही है। इंटरनेट, ई कॉमर्स, ये एक नया ट्रेंड है जिसमें बहुत सारे नई कंपनीज आ रही हैं, अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रही हैं। अगर आप देखें तो अगेन व्हीकल्स में हम इंटरनल कंबस्शन इंजन से बैटरी पावर्ड व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसमें एक ट्रांजिशन है। फाइनेंशियल सेविंग्स इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेंड है। पिछले 10 साल में लोग अपना फिजिकल सेविंग्स रियल एस्टेट और गोल्ड से आगे बढ़ के अभी फाइनेंशियल सेविंग्स को पसंद कर रहे हैं। तो जो सेक्टर्स, जो कंपनी, चाहे एसेट मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, आपका एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज है, कस्टोडियंस हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थीम है। 10 साल के बाद 2011 से 2021 के बीच में ना कोई कैपिटल गुड्स क्रिएशन की बड़ी साइकिल थी, ना रियल एस्टेट साइकिल थी। पोस्ट कोविड 2022 से हम ये दोनों साइकिल वापस आते हुए देख रहे हैं। तो उसमें कई सारी स्टोरीज, इमर्जिंग स्टोरीज देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, लेकिन कई सारे नए आइडियाज हम उसमें लेकर आएंगे। ओके, तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स जहां पर फोकस इस फंड के थ्रू रखा गया है और अपॉर्चुनिटी अगले 1 साल में डेफिनेटली मिलेगी यहाँ एक्सपोजर लेने की, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ इस फंड को लाया गया है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के आगे समझने की कोशिश करेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस वरुण एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फंड से, इस फंड की स्ट्रैटेजी विद रिगार्ड्स टू परसेंटेज एलोकेशन कैसी है, और साथ ही साथ PSUs पर भी राय लेंगे मिस्टर गोयल की। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल वापस आते हैं।